हेलो एवरीवन, स्टॉप सॉल्विंग द क्वेश्चंस द हार्ड वे। आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई करे हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई करे। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। तो आप देखिए, दिस क्वेश्चन इज टिपिकली बेस्ड ऑन वर्ड एसोसिएशन नॉट एग्जैक्टली कि आपको नॉलेज कितनी है उस चीज की। ऑब्वियसली नॉलेज है तो दैट्स द सुप्रीम थिंग, उससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं भी है तो आप वर्ड एसोसिएशन से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैच द फॉलोइंग एज पर पॉपुलर बिलीव्स। सिटी ऑफ फाइव कैनाल्स, ठीक है। सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह। सिटी इन अरेबिक मीनिंग फोर्ट। सिटी नेम्ड आफ्टर अ प्लेस ऑफ मंकीज। तो यहाँ पर आप अगर वर्ड एसोसिएशन भी कर पाए तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिटी ऑफ फाइव कैनाल्स आप देख सकते हो, ऑप्शन बी पंचकुला। तो फाइव, पांच, हिंदी में पांच, संस्कृत में पंच, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन करके आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला जो है सिटी ऑफ फाइव कैनाल्स वो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, दैट इज पंचकुला। फिर सेकंड पे आते हैं, सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह। नाउ आप कॉलम टू में देखिए ए बी सी डी, तो बी तो आपका बिल्कुल कैंसिल ही हो चुका है क्योंकि ये फर्स्ट के साथ मैच कर गया। ए सी और डी में अब देखिए, क्या तीनों ऑप्शन में कोई आपको ऐसा वर्ड दिख रहा है जो किसी एक वुमन का नाम हो सकता है हरियाणा में? क्या हिसार किसी वुमन का नाम हो सकता है, या फिर क्या कैथल किसी वुमन का नाम हो सकता है? देखो, होने को कुछ भी हो सकता है बट इट इज हाईली अनलाइकली। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन को देखें, भिवानी, तो भिवानी इज हाईली लाइकली टू बी अ नेम ऑफ अ वुमन, अगर हम इन तीन ऑप्शंस में से या इन चारों में से अगर हम कंपेयर करें तो क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड का सी आंसर होगा, ठीक है। अगर आप दो मैच कर पाए तो एक बार जल्दी से आप देख लीजिए कोई कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है क्या। तो ऑप्शन ए में है वन मैचेस विद ए विच इज रॉन्ग। बी देखिए, वन का बी है और टू का सी है, तो यही कॉम्बिनेशन हमारा सही जा रहा है बिकॉज सी में भी गलत है और डी में भी गलत है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वन ऑफ द टेक्निक्स इन सॉल्विंग प्रीलिम्स इज वर्ड एसोसिएशन। ये तो बहुत सिंपल वर्ड एसोसिएशन था, लेकिन कई जगह पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वर्ड एसोसिएशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे तो हम देखेंगे कि कैसे वर्ड एसोसिएशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बड़ी आसानी से वर्ड एसोसिएशन से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए। लेकिन वो नॉलेज हमारी प्रीलिम से पढ़ने वाली नॉलेज नहीं है, वो एक जनरल नॉलेज है। जैसे कि आप कॉलम वन देखिए, खोरिया, मंजीरा, सुरखाब और चूरमा। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा सुना हुआ वर्ड आपका कौन सा है? आई एम श्योर ये ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, चूरमा। और चूरमा ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, और सोशल मीडिया और यूट्यूब के आने के बाद तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो चूरमा क्या है? बेसिकली घी, चीनी और रोटी को मिला के एक डिश बनाई जाती है, स्वीट डिश, जो हरियाणा में बहुत खाते हैं लोग। तो ये एक स्वीट डिश है, और अगर आप कॉलम टू में देखें तो बी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है फोर का जो है बी है। अब बहुत ही कॉमन है सेकंड वाला, कॉलम वन में जो सेकंड वाला नेम है मंजीरा। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये मंजीरा क्या है? जब भजन वगैरह होता है या फिर कोई कीर्तन वगैरह होता है, तो जो शिरिल सी साउंड आती है, दो प्लेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में कोलाइड करने पे, उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम मंजीरा बोलते हैं। जो कि एक छोटे से सॉसर जैसे दिखते हैं, जो कप के नीचे सॉसर लगाया जाता है, जैसे हम कप प्लेट बोलते हैं। तो वो जो प्लेट होती है उसके जैसे दिखते हैं वो, तो वो मंजीरा, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये डी के साथ मैच कर रहा है। अगर आपको इतना पता है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आपको सिर्फ चूरमा के बारे में अगर पता होता तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है जिसमें फोर का बी के साथ मैचिंग करा रखी है। तो अगेन वर्ड एसोसिएशन यहाँ भी हो रहा है। तो इसे आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि वर्ड एसोसिएशन इज वन ऑफ द
टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भाई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हैं और उनके सामने कुछ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए और पूछा है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस गिवन डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट हरियाणा एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट्स। लेट्स से कोई आउटसाइडर है, हरियाणा के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत हिला सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज ऑब्वियसली वो हरियाणा में रह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा पता होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके पास है। लेकिन अगर आप हरियाणा के बाहर से हैं और आपको हरियाणा के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करना पॉसिबल है। दैट इज वाई इस क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका आंसर है डी, ओनली 1 and 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज करी है क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, जो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में, बी इट यूपीपीसीएस, बी इट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बी इट हरियाणा, बी इट राजस्थान और उत्तराखंड, सारे के सारे पेपर में ये ट्रिक यूज होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और मल्टीपल टाइम्स यूज होती है। द ट्रिक इज switching or exchanging the definitions and the keyword. For example, let us say यहाँ पर कोई कीवर्ड दिया हुआ है आपको ग्रीन वॉशिंग, ओके, और एक कीवर्ड दिया हुआ है आपको गैस लाइटिंग। वो क्या करेगा, वो बोलेगा ग्रीन वॉशिंग इज सो एंड सो, और वो गैस लाइटिंग की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिख के दे देगा। और गैस लाइटिंग में बोलेगा इट इज सो एंड ग्रीन वॉशिंग की डेफिनेशन आपको दे देगा। तो उसने एग्जैक्टली exactly किया, क्या उसने क्या किया, इनको गलत बनाने के लिए ग्रीन वॉशिंग की जगह पर गैस लाइटिंग की डेफिनेशन दे दी है और गैस लाइटिंग की जगह पर ग्रीन वॉशिंग की डेफिनेशन दे दी है। तो उससे हुआ क्या कि ये दोनों गलत हो गए। लेकिन क्योंकि दोनों की डेफिनेशन है और दोनों वर्ड्स आपके पास हैं तो यू कैन गेट कंफ्यूज जब इसे एक बड़े सेंटेंस में एक साथ दिया जाएगा। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। Which of the following statements with reference to uniform linear motion and uniform circular motion is are true? One, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगेन, अगर आपको आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी या 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, फिर भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आप यहाँ पर वर्ड एसोसिएशन कर सकते हो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। ये वर्ड एसोसिएशन करके अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हो जाएंगे। इस पूरे टर्म को एक बड़ा सा टर्म ना देख के आप इसे ब्रेक डाउन कीजिए, वर्ड्स का एसोसिएशन करने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें चेंज ना हो रहा हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो देखो ये क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म हो गया, चेंज नहीं आ रहा। विद अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म हो गया, चेंज नहीं आ रहा। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो सॉरी, सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया लीनियर, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सीधा। और यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, कोई स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मतलब यूनिफॉर्म है। तो वर्ड एसोसिएशन से आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। ओके। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, सर्कुलर का मोशन है एक सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है, ना कि सीधा चल रहा है। ओके। द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है बिकॉज इट इज इन सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्राइमा फेसी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से, इसने पूछा है ट्रू कौन सा है, अगर ट्रू पूछा है तो मैं जल्दी से वो वाले स्टेटमेंट्स, वो वाले ऑप्शंस कट कर दूंगा जिनमें वन नहीं आ रहा है, बिकॉज वन तो आंसर में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन ए को कट कर दूंगा और ऑप्शन बी को कट कर दूंगा। और आप ये साथ के साथ करते जाओगे तो दिमाग पर सोचने का लोड कम पड़ेगा, बिकॉज आपकी आंखों के सामने ए और बी कटे हुए दिखेंगे तो आप गलती नहीं करोगे। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन there is instantaneous change in velocity, but in uniform circular motion the velocity remains constant. ओके। तो ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है,
इंस्टेंटेनियसली हर मोमेंट पे, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। अभी के लिए रुक जाते हैं, आगे देखते हैं। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, a uniform linear motion is an accelerated motion, but a uniform circular motion is not an accelerated motion। अब इन दोनों में ही क्या हो रहा है कि भाई आपको स्विच, अभी जो मैंने सिखाया था आपको ऊपर ग्रीन वॉशिंग और गैस लाइटिंग से, स्विच या फिर एक्सचेंज बोल सकते हैं आप। एग्जामिनर ने उसका यूज किया है। उसने क्या करा है, टर्म और डेफिनेशंस बिल्कुल सही रखी हैं, बस इंटरचेंज कर दिया। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के सामने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सामने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक रख दिए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स में। दैट इज वाई इसमें 2 और 3 दोनों गलत होंगे एंड आंसर होगा हमारा 1 ओनली। अब यूजुअली नॉलेज पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ ये गलत कैसे है। यूजुअली होता क्या है, वेलोसिटी क्या होती है कि भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मतलब वेलोसिटी की और डायरेक्शन और उसकी, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, जो नंबर होता है, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन को भी देखा जाता है, और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो इसने इसे सेकंड स्टेटमेंट को ऐसे गलत किया है, क्योंकि उल्टा लिख दिया, इसने स्विच कर दिया। और थर्ड में भी क्या है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। दैट इज वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और लीनियर मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, which of the following statements about the freely falling objects is are false? Again, free fall। फ्री फॉल का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी तो आप वर्ड एसोसिएशन कर सकते हो। फ्री फॉल इसका मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है और उस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अपनी तरफ से आपने ऐड नहीं किया है, उसे बस ऊपर से छोड़ दिया गया है, उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो इसका क्या मतलब है, आपने, लेट से फॉर एग्जांपल एक बॉल है, बॉल को सिर्फ छोड़ा है ऊपर से, तो उसे फ्री फॉल बोलेंगे। लेकिन अगर आपने बॉल को ऊपर से फेंका है तो फॉल तो होगा, लेकिन फ्री फॉल नहीं होगा। ये रहा आपका वर्ड एसोसिएशन। अब देखते हैं इसमें क्या किया होगा उसने, एग्जामिनर ने, जिससे कि स्टेटमेंट को गलत बनाया जा सके। क्योंकि ऐसी स्टेट, अभी तक हम पीछे क्या सीख रहे थे कि फैक्चुअल या फिर डेटा को गलत कर देते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स में तो डेटा ही नहीं है, तो फिर इन्हें कैसे गलत करें? तो इन्हें गलत करने की टेक्निक ही अलग है। कभी तो स्विच कर देते हैं, या फिर अभी हम आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। नेगेटिव को असर्टिव बना देते हैं, असर्टिव को नेगेटिव बना देते हैं, अभी वो देखने वाले हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो पहले हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने ऑप्शंस मार्क करेंगे। नंबर 1, freely falling objects are the objects falling from the height towards the earth under gravitational force of earth। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स उन पर नहीं लगाया जाता। अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को, सिर्फ उसी की वजह से वो नीचे जा रहे हैं, तो उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। दैट इज वाई 1 वाला जो है बिल्कुल सही है। और बिकॉज 1 वाला सही है तो हम ऑप्शन ए को काट देंगे, क्योंकि हमें फॉल्स वाले बताने हैं। तो 1 तो सही है, तो 1 तो आंसर में नहीं आ सकता। नाउ स्टेटमेंट 2, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी falling freely towards the earth depends on the mass of the body। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो ये इस स्टेटमेंट को यहाँ पर क्यों डालता? कि अगर मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है तो फिर वो इस ऑब्वियस सी चीज को क्यों बोलता? नहीं बोलता, राइट? इसमें कुछ तो, इतना सिंपल स्टेटमेंट है, इतना सिंपल स्टेटमेंट है कि कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर
For example, if you run fast, you will reach to your destination earlier. दिस इज सच एन ऑब्वियस स्टेटमेंट कि अगर ये सही होती, अभी इस एग्जांपल में तो ये सही है, तो इसे एग्जाम में तो नहीं डालेगा ये, राइट? तो क्या है कि ऑब्वियस स्टेटमेंट्स को जब एग्जाम में डालते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें कुछ ना कुछ कैवियट होगा और वो गलत हो सकता है। तो बिकॉज ये बिल्कुल ही ऑब्वियस दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट, थर्ड वाला, if an object is dropped freely from a height, its initial velocity u is 0, and if an object is thrown vertically upwards, its final velocity v becomes 0. अगेन आप सोच सकते हो कि इसमें स्विच का यूज किया होगा, लेकिन एक्चुअली उसने स्विच का यूज नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको ये पता लग रहा है कि टू वाला तो गलत है, लेकिन थ्री वाले के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एक्चुअली थ्री वाला सही है, तो इसका आंसर है टू ओनली, लेकिन इससे आप सिर्फ और सिर्फ 50-50 तक पहुंच सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अब ये असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चन आर इजी एंड टफ एट द सेम टाइम, देखते हैं क्यों। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो assertion A, when an artificial satellite की बात कर रहा है, moves around the earth in a circular orbit, अर्थ के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ओके, विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। देखो अभी जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, इसने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला, इसने कांस्टेंट स्पीड बोला है, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसने वही स्टेटमेंट बोल दी जो मैंने अभी आपको बोला था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा ही था। Now, the force of gravity of Earth keeps the satellite in circular orbit around it. और ये बोल रहा है कि ये हो रहा है बिकॉज अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी की वजह से उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, दैट इज वाई वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ए को मार्क करें बी को मार्क करें ऑप्शन को, क्योंकि दोनों सही हैं, लेकिन क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें क्या है, यूजुअली क्या होता है कि हम कई बार, ज्यादातर बार हम चाहते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हम ये बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना अगर ये थोड़े से भी रिलेटेड है तो एक्सप्लेन यूजुअली, ये देखा गया है बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू कि यूजुअली एक्सप्लेन कर रहा होता है। एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़ें और असर्शन के बाद एंड में बिकॉज लगा दें, और फिर देखें पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ सेंस बना रहा है कि नहीं। अगर सेंटेंस सेंस बना रहा है तो ये करेक्ट है, वरना नहीं है तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। इन दिस केस इट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ बिकॉज लगा के। When an artificial satellite moves around the Earth in a circular orbit with a constant speed, its velocity is not constant because the direction of the motion of the satellite is changing continuously, because the force of gravity of Earth keeps the satellite in circular orbit around it. Making complete sense? Because आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो फोर्स अंदर की तरफ खींचता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और हमने 8th 7th 9th स्टैंडर्ड्स में सीखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा था तो आई थॉट कि इस क्वेश्चन को मैं लीव करूंगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम कुछ देखने वाले हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी चीजें ऐसा लगेगा कि इट इज अ इजियर काइंड ऑफ क्वेश्चन। नंबर वन, ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब आपको नहीं पता ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड क्या होता है, जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा कि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड क्या होता है। हो सकता है स्वीटनर का कॉमन नाम आपने सुना हो, लेकिन नहीं
अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि ये स्वीटनिंग एजेंट है भी कि नहीं। लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज सैकरिन। तो अब ये देखिए, इसमें इसने बोला है सेकंड स्टेटमेंट सैकरिन। आपने स्वीटनर्स के नाम तो पढ़े होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, भले ही आपको याद ना हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि सैकरिन जो है एक स्वीटनर का नाम है। अब इससे हमें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता लग रहा है नहीं लग रहा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये सेकंड स्टेटमेंट में एक स्वीटनर का नाम दे रहा है, इसका मतलब ये जो है ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िए, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि स्वीटनिंग एजेंट होगा तभी उसने स्वीटनर का नाम दिया, वरना वो स्वीटनर का नाम क्यों देता। हाँ, अगर एग्जामिनर को बिल्कुल आपके दिमाग के साथ खेलना ही है, बिल्कुल उसे अनसॉल्वेबल क्वेश्चन बनाना है, तो वो कर देगा कि स्वीटनिंग एजेंट भी बोल दिया, नीचे स्वीटनर का नाम भी दे दिया, और दोनों स्टेटमेंट गलत भी हो गए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, रीजनेबल डाउट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैटर्न जो आपने पीछे क्वेश्चंस पढ़े होंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेकंड स्टेटमेंट में इसने एक स्वीटनर की बात करी है, तो इसका मतलब ये स्वीटनिंग एजेंट ही होगा, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मान के चलूंगा। सेकंड का मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, लेकिन ये बोल रहा है इज ऑल्सो कॉल्ड सैकहेरिन। अब हो सकता है ये सैकहेरिन हो या फिर कोई और स्वीटनर हो, लेकिन स्वीटनर तो है, इतना मुझे पता है, तो वन तो सही है। और क्योंकि इसने करेक्ट पूछा है, तो जिसमें वन नहीं होगा उसे मैं काट दूंगा, तो बी ऑप्शन तो हमारा खत्म यहाँ से। नाउ थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज अबाउट 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। अब इस 100 की जगह कुछ भी हो सकता है, राइट? ये 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट माइट बी इनकरेक्ट। इसे मैं इनकरेक्ट अगर ट्रीट करूं, तो जहां पर 3 है उसे भी काट देंगे, तो सी भी काट दिया हमने। तो अब आपको ये डिसाइड करना है वेदर ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। आप 50-50 कर चुके हो, और आपको मैंने पिछले वीडियो में लॉजिक समझा दिया था कि अगर आप 50-50 पर जाते हो तो आप आंसर जरूर मार्क करके आए, छोड़ के ना आए उसे। और एक और चीज बताता हूँ, अगर आप 50-50 पे जाते हो, तो जो ऑप्शन ज्यादा चीजों को करेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है, अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है तो जो ज्यादा चीजों को करेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है मैं उसे लगाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम वही सही होता है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनकरेक्ट कौन से हैं, तो जो ऑप्शन ज्यादा चीजों को इनकरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है उसे हम आंसर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन वन एक ही स्टेटमेंट को सही बताने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन डी दो स्टेटमेंट्स को सही बताने की कोशिश कर रहा है, तो मैं डी को लगाऊंगा, बिकॉज इट इज अ established पैटर्न विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ज्यादा वाला ही सही होता है। कमिंग ऑन टू द 28th क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है? 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ सोप्स इज आर ट्रू। सोप्स की बात हो रही है और ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। प्राइमा फेसी, जब तक स्टेटमेंट को आपको गलत करने का कुछ ना मिल जाए, जनरल रूल मान के चलो इसे, जब तक उसे कुछ गलत करने का ना मिल जाए तब तक आप उसे सही ट्रीट करो। इसीलिए जो पीछे वाला लॉजिक बताया था मैंने, ज्यादा स्टेटमेंट जिसमें सही है लग रही है उसे आप मार्क करके आओ, वो इसीलिए बोला था क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्टली दिख ना जाए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत की जा सकती है, तब तक आप उसे ट्रू मानो। तो यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहां पर इसे गलत किया जा सके। सोप को एथेनॉल में डिसॉल्व किया जाता है, एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है, सबको पता है, एंड देन इवापोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट, और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को इवापोरेट कर दिया जाता है, सोप बच जाता है। तो इसमें कुछ गलत करने का दिख नहीं रहा, तो अभी के लिए मैं इसे सही मान के चलूंगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, शेविंग सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजेनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें एक, दो, तीन, चार और पांच चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, जिनको अगर चेंज कर दिया जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानूंगा, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस पांच में से अगर एक को भी गलत कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड, soap chips are made by running a thin sheet of melted soap into a cool cylinder and scraping off the soaps
इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। अब आप इस स्टेटमेंट को बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि सोप के चिप्स कैसे बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं सोप के, वो कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, उसे किसी सरफेस पे डाल के पहले फ्रीज किया जाता है, जमाया जाता है, और फिर उसे स्क्रैप कर दिया जाता है, खुरच दिया जाता है, तो इससे सोप चिप्स बन जाएंगे। बहुत इजी सी बात है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ वियर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसे मैं सही मानूंगा। तो हेंस 1 और 3 स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, हमारे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन से होगा क्वेश्चन, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हम इसे काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने जनरल साइंस पढ़ी हुई है तो। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड तक सभी बच्चे साइंस पढ़ते हैं, 10th तक भी पढ़ी हुई है, तो काफी हद तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बिकॉज आप प्रीलिम्स देने आए हैं, तो आई होप कि आप साइंस पढ़ के भी आए होंगे। अगर आपको उतनी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऑल्दो आई विल स्टिल से दिस क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट वन। नाउ ये बोल रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में केमिकल कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, लिस्ट टू में बताया उनका क्या यूसेज है। अब देखो नॉर थिनड्रोन दिया हुआ है, एलिटेम दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और फिर फेनलजाइन दिया हुआ है, फेनलजीन, फेनलजाइन, वट एवर यू कॉल इट। ओके। यूसेज कैटायनिक डिटर्जेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सबसे पहले थर्ड पे मेरी नजर जाएगी, आर्टिफिशियल स्वीटनर, बिकॉज इसके बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। इन चारों में से कौन सा नाम है जो आपको लग रहा है स्वीटनर का नाम हो सकता है? आपने अक्सर देखा होगा कि एम, आइन, ऐसे करके जो सफिक्स होते हैं वो स्वीटनर में लगाए जाते हैं, एस्पार्टेम, राइट। तो बी वाला जो ऑप्शन है एलिटेम, ये बिल्कुल स्वीटनिंग एजेंट की तरह लग रहा है मुझे। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह लग रहा है, तो बी को मैं थर्ड मान के एक बार ऑप्शन चेक कर लूंगा। बी सेकंड, बी फोर्थ, बी थर्ड, बी थर्ड। तो ए को काट दिया क्योंकि बी सेकंड है, और सी को काट दिया क्योंकि बी फोर है। अब बी थ्री है दोनों में, मतलब हम 50-50 पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बोला है, बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अगर 50-50 पे पहुंच जाओ तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना वो क्वेश्चन, बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इसे सही करने की। लेकिन फिर भी और को देख लेते हैं। अब आप ए को देखिए, नोरेथिंड्रोन, ये जो है ओ एन ई, ये जो सफिक्स है ये हार्मोन से रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में यूज होता है। ठीक है, अगर हार्मोन की बात करें तो वहां इस सफिक्स को यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें से हार्मोन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हो सकता है? कैटायनिक डिटर्जेंट, हार्मोन, डजंट मेक सेंस। आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसे काट ही दो। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो इसका मतलब ए का जो है या तो टू सही होगा या फिर फोर सही होगा, और बी और डी में यही दिए हुए हैं, या तो टू या फोर। आगे देख लेते हैं। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम, ठीक है, ये कैटायन है। अमोनियम कहाँ यूज होता है? डिटर्जेंट्स में, आपको दिख रहा है, तो सी का वन, राइट। और फेनलजीन, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जीन जो होता है, ये जो सफिक्स है, ये कॉमनली साइकाइट्रिक ड्रग्स में यूज किया जाता है। साइकाइट्रिक ड्रग्स मतलब ये डिप्रेसेंट वाला। ठीक है, डी का फोर। हेंस हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का है, क्योंकि ओन से हार्मोन तक पहुंचना मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स के नाम नहीं देखे होंगे कभी। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी यूजुअली रीड अबाउट। तो ठीक है, अगर आपको ओन दिखे तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं कि हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है। और आपने देखा होगा जब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात आती है तो वो हार्मोन में ही चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, रोकते हैं, वट एवर द गोल इज। तो हार्मोनल चेंजेस करता है, तो ए का टू होना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन बट सॉल्वेबल। Moving on to the next question, question number 30. Which of the following statements about the parasite is are true?
इसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड करना है। इसने बोल दिया एक पैरासाइट की बात हो रही है, राइट। अब पैरासाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? पैरासाइट होस्ट से अपने आप को अटैच करता है, नो सेल्फ न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? होस्ट से लेता है। एक मिनट। नो सेल्फ न्यूट्रिशन, और क्या करता है वो? यही दो चीजें मेजरली, ठीक है। अब पढ़ते हैं। डॉडर इज अ प्लांट पैरासाइट, इसने बोल दिया पैरासाइट है, तो यहाँ पर क्या गलत हो सकता है? हो सकता है प्लांट गलत हो, ठीक है। पैरासाइट विच हैज स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हॉस्टोरिया ना बोला जाता हो, कुछ और बोला जाता हो, लेकिन अगर हॉस्टोरिया ना बोल के कुछ और बोला जाता होता तो वो टर्म कुछ जेनरिक सा टर्म होता, बिकॉज गलत टर्म तो दिमाग में जो बहुत पहली चीज आएगी वो रख देगा इंसान। लेकिन हॉस्टोरिया एक ऐसी चीज है जो हमने नहीं सुनी है, तो शायद ये ट्रू हो सकता है। फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अगर इन दोनों चीजों को अभी के लिए हम इग्नोर करें, प्लांट और हॉस्टोरिया, तो आप देख रहे हो इसने एक पैरासाइट को ही डिफाइन किया है, तो मैं बाकी चीजें सही मान सकता हूँ। ओके। अब डॉडर एक प्लांट है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, बस डॉडर इज अ वाइन लाइक पैरासाइटिक प्लांट। अब इसने वाइन लाइक पैरासाइटिक प्लांट बोल रहा है एंड इज एसेंशियली लीफलेस, और ये लीफलेस है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये लीफलेस है या नहीं है, मुझे ये नहीं पता ये वाइन लाइक है या नहीं है, लेकिन मुझे इससे ये पता लग गया कि ये प्लांट तो है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, कौन से क्वेश्चन में, विच वन, ये वाला 27th क्वेश्चन। इसमें बोला था स्वीटनिंग एजेंट है, हमें नहीं पता था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें समझ में आ गया था स्वीटनिंग एजेंट तो वो होगा। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे ये समझ में आ गया कि प्लांट तो होगा। अब ये वाइन लाइक पैरासाइटिक प्लांट है, लीफलेस है, ये नहीं पता मुझे, तो वन को तो मैं सही बोल सकता हूँ। ओके। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। मैनी स्पीशीज ऑफ डॉडर कॉज वीड प्रॉब्लम्स। देखो ये वीड प्रॉब्लम्स बोल रहा है। ओके। इसका मतलब प्लांट है, प्लांट वीड्स होते हैं और वीड प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तो प्लांट होगा, तो ये बात रीइंफोर्स हो रही है कि वन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इन द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। और थर्ड स्टेटमेंट, कोई भी प्लांट है अगर पैरासाइटिक है, क्या वो वीड प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, करेगा। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। बताया था मैंने, अच्छी चीज के बारे में पॉजिटिव बोलेगा तो वो स्टेटमेंट सही होगा, और बेकार चीज के बारे में अगर वो नेगेटिव बोलेगा तो वो भी स्टेटमेंट सही ही होगा 90 से 95% ऑफ द टाइम्स। ओके। तो हम इस स्टेटमेंट को, थर्ड को भी बिल्कुल सही मानेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट। Once the daughter plant gets attached itself to the host plant, it loses its root system. अभी जो पीछे मैंने बताया था, why stating the obvious अगर वो ट्रू नहीं है तो, जैसे कि इसने बोला था depends on the mass, तो वैसे ही यहाँ पर once the daughter plant gets attached itself to the host plant, it loses its root system. अब देखो ये ऑब्वियस चीज नहीं है, आपने नहीं देखा होगा कि प्लांट्स अपने रूट सिस्टम को ही लूज कर देते हैं। तो जैसे वहां पर एक ऑब्वियस ही चीज को स्टेट कर रहा था तो वो गलत थी, तो यहाँ पर अगर ये नॉन ऑब्वियस, जो बहुत हाईली अनलाइकली लग रही है मुझे एज अ फैक्ट, अगर उसे स्टेट कर रहा है तो वो सही होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा इंटुइटिव है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि जब एक ऑब्वियस स्टेटमेंट देता है तो वो हाईली अनलाइकली होती है कि वो सही हो, लेकिन एक अगर एक नॉन ऑब्वियस स्टेटमेंट दे तो इट इज हाईली लाइकली कि वो सही हो। तो यहाँ पर फोर्थ भी सही होगा। तो 1 3 4 करेक्ट है। टू के बारे में अगर अभी हमें नहीं पता, लेकिन मैं इससे ए और बी को काट सकता हूँ। ओके। एक्चुअली यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। विच ब्रिंग्स अस टू आर नेक्स्ट ट्रिक, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यूजुअली क्या होता है जब एक नई चीज के बारे में बात कर रहा होता है जो बहुत ही ऐसे पॉपुलर चीज नहीं है, कॉमन चीज नहीं है, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जब उसके बारे में बात करता है तो ज्यादातर टाइम क्या होता है उसके बारे में सब कुछ सही दे रहा होता है, वो गलत चीजें नहीं देता। तो इसलिए इसके चारों स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको और भी दिखाऊंगा। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे। ये 10 क्वेश्चंस आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, बाकी का पेपर प्रैक्टिस करिए, और देखिए आप क्या एक्सप्लोर कर पाए हैं और मुझे भी बताइए। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।